नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। विश्व जल दिवस। जल का संकट हम सभी ने सुना है, लेकिन ये ठीक ठीक कैसा संकट है? देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए यह अलग अलग तरह का हो सकता है। इसकी एक एकेडमिक चर्चा होती है और जिन इलाकों में तो जल का संकट है, दो तरह का जल का संकट है। एक सुखाड़ की स्थिति है, एक बाढ़ की स्थिति है। जल अधिक हो जाए तो बाढ़ की स्थिति होती है, जल ना मिले तो सुखाड़ की स्थिति होती है। जिन इलाकों में तो यह स्थिति है, वहाँ के लोगों को तो जल का संकट पता है, लेकिन जिन जगहों पर जल बहुतायत में है, वहाँ के लोगों को इसकी समझ लगभग ना के बराबर है, या भविष्य में जो यह संकट बड़ा होने वाला है उसका स्वरूप शायद उनके सामने नहीं होता। आज इन सारे विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, और जल पुरुष के रूप में पूरी दुनिया आपको जानती है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और आपका परिचय देना तो मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है। आप इसे नहीं मानेंगे, लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से में जल को लेकर जो भी जरा भी संवेदनशील लोग हैं, वो आपका नाम ना जाने ऐसा नहीं है। थोड़ा परिचय अगर देना हो तो यह दिया जा सकता है कि लगभग 14,000 गाँवों में और उसको पानीदार बनाने का काम आपने किया है, और ऐसी कई नदियां हैं दर्जन भर से अधिक जिन्हें पुनर्जीवित करने का काम आपने किया है। दुनिया के लगभग 120 देशों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता की यात्राएं आपने शुरू कराई हैं। पुरस्कारों की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है, मैग्सेसे पुरस्कार से लेकर और तमाम ऐसे पुरस्कार हैं। वो बातें बहुत छोटी हैं। जल संचय को लेकर, जल संरक्षण को लेकर जो आपकी संवेदना है, वो इन सभी पुरस्कारों से ऊपर की बात होती है। और जिस रूप में आज हमारे चैनल पर आपको हम लोग परिचय कराने वाले हैं, वो आप हमारे भागीरथ हैं। और जिस तरह से माँ गंगा को लेकर धरती पर आए, जो पौराणिक कथा है, तो वैसे कितनी नदियों को आप धरती पर आपने उसका पुनर्जीवन किया है, और आपकी उस जीवन यात्रा की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा पहला प्रश्न कि जो जल संकट की बात हम करते हैं, जिन इलाकों में तो जल का संकट है, वहाँ तो लोगों को यह बात समझ में आती है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको जल बहुतायत में उपलब्ध है, वो जल संरक्षण के प्रति ठीक उसी तरह से चिंतित नहीं है। या फिर विस्तृत रूप में बात करें तो जिन इलाकों में संकट है भी, उनको यह नहीं पता कि आगे आने वाले समय में यह संकट कितना विकराल रूप लेने जा रहा है। तो हमारे दर्शकों की समझ के लिए कि जल संकट की जब हम बात करते हैं, विश्व जल दिवस हम जब मनाते हैं, तो यह है क्या? देखिए, विश्व जल दिवस तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में जल के संकट, बढ़ते बाढ़ और सुखाड़ की संवेदनाओं से दुनिया के समाज को जगाने के लिए ये जल दिवस शुरू किया था। और हर साल सब सरकारें मनाती हैं, समाज भी मनाता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये जल दिवस हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं, और जल का जो संकट है वो केवल उत्सव और आरती से उसका समाधान नहीं दिखता। उसके समाधान के लिए भारत में तो सब जगह बारिश होती थी, और उस बारिश की एक एक बूंद धरती के पेट में जमा होती थी। धरती के पेट से हम पैदा करके अनाज और पानी आनंद से पानीदार राष्ट्र की तरह जीते थे। लेकिन पिछले 50-60 सालों में हमने जिस तरह से पानी के साथ व्यवहार किया, और हमारे वैज्ञानिकों ने जब ये बताना शुरू किया कि धरती के पेट में बहुत पानी है, तुम निकाल लो, धरती के पेट का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जो मिथ्य था कि धरती के पेट का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, ये वैज्ञानिकों ने बहुत प्रचारित किया था अब से 30-40 साल पहले। और उसके बाद तो फिर सब जो वर्षा का जल था, उस वर्षा के जल के संरक्षण को भूल गए, और धरती के पेट में जो भी बैंक में डिपॉजिट था पानी, उसको निकालने की तकनीक और इंजीनियरिंग को लोगों ने सरल मान के उसको निकालना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि आज मेरा पानीदार देश 62% भूमि पर अब
जो अधो भूजल के भंडार हैं और भूजल के भंडार हैं वो ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये कि वहाँ पर जितना पुनर्भरण होता है उससे ज़्यादा हम पानी निकाल लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्र यदि हमारे भारत के भूजल के भंडार खाली होंगे तो फिर हमारा जो आरबीआई का बैंक है उसकी करेंसी का वैल्यू कैसे बढ़ेगा। उस वैल्यू को यदि हमें बढ़ाना है तो पहले भारत के भूजल के भंडारों को, भूजल के बैंकों को भर के रखना होगा, क्योंकि वही तो है हमारी खेती। हम एक खेती प्रधान देश हैं और खेती प्रधान देश में जो गांवों में लोग रहते हैं उनका जीवन पानी के बिना, खेती के बिना नहीं चल सकता। जीवन तो किसी का भी नहीं चल सकता। मैंने दो बातें पढ़ी। आपने जो बताया कि हम भूजल का कितना भी दोहन, और दोहन क्या करें, उसे शोषण कर सकते हैं, इससे संबंधित दो बातें। एक तो आपने कहीं उल्लेख किया कि जल संरक्षण की जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, भारत की जो व्यवस्था थी हजारों हजार वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता, वो क्या थी, उसका उल्लेख आपने कई बार किया है। दूसरा यह कि पानी के विषय में कि प्रकृति ने पानी को, अलग अलग तरह के जल को धरती में अलग अलग स्तर पर रखा। तो हम जब अधिक पानी निकाल लिया हमने, तो हमें वहाँ पर जाकर पानी निकालना पड़ रहा है, उस लेवल पर जाकर जहाँ पीने लायक पानी नहीं है। हाँ। और हम उसको निकाल रहे हैं और पूरे हमारे स्वास्थ्य को और व्यक्ति के माध्यम से पूरे समाज और देश के स्वास्थ्य को वो खराब कर। इन दोनों ही विषयों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, भारत का जो जल प्रबंधन था वो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन था। राजा पानी के काम के लिए फ्री जमीन देता था, कभी कोई अड़चन नहीं थी। समाज पानी का काम करने के लिए अपना पसीना लगाता था और महाजन पानी का काम करने वालों को खीर, पूरी, हलवा, गुड़, चना खिलाता था। तो राजा, प्रजा और महाजन ये तीनों मिलकर पानी का प्रबंधन करते थे। भारत में कोई काल ऐसा नहीं रहा जब राजा ने प्रजा को पानी पिलाया हो। राजा ने प्रजा को पानी पिलाने के लिए उसको ज़मीन उपलब्ध करा दी और प्रजा ने उस पर पानी का काम कर लिया। तो ये जो राज, समाज और महाजन का साझा काम था, इसको भारत में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन कहते हैं। जब तक भारत में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन रहा, भारत पानीदार राष्ट्र बना रहा और दुनिया को पानी के प्रबंधन करने के, पानी के संरक्षण करने के और पानी के उपयोग की जो कुशलता और दक्षता है वो सिखाने वाला राष्ट्र मेरा भारत देश था। वो भारतीय ज्ञान परंपरा में पानी के मामले में भारत बहुत ही उच्च श्रेणी का था। और भारत के लोग उच्च श्रेणी से इसको क्यों देखते थे कि भारत के लोगों के मन में जो जल है वो आपहा ब्रह्मास्मि, आपा माने जल, ये जो जल है यही ब्रह्म है और यही ब्रह्मांड को बनाता है, यही ब्रह्मांड को चलाता है और यही हम सबका संचालन है, यही हमारा जीवन है। ये जो दृष्टि थी भारत की पानी के बारे में, इस दृष्टि के कारण भारत दुनिया को एक सिखाने वाला राष्ट्र था। और इस सिखाने में भारत के ज्ञान परंपरा में, भारतीय ज्ञान तंत्र में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में पानी का जो विज्ञान था, जल का जो विज्ञान था, वो उस विज्ञान में जल की केवल जो भौतिक संरचना है वो नहीं, जल की जो आध्यात्मिक, जल की जो सांस्कृतिक जो संक्रियाएं हैं जल के किनारे जाके, उसको भारत के लोग एहसास करते थे। और उसके एहसास से भारत राष्ट्र एकमात्र राष्ट्र था इस दुनिया में जो जल के मामले में उसका जो सम्मान था जल का, वो इतना ऊंचा था कि वो जल को नारायण मानता था। भारत में नीर, नारी और नदी, इनको नारायण मानने की परंपरा थी और इन तीनों परंपराओं में भारत एक पानीदार उच्च श्रेणी का राष्ट्र था। आपकी बातों को ठीक अभी इसी विषय पर प्रधानमंत्री जी का अभी संसद में एक उन्होंने वक्तव्य दिया, जो अभी कुंभ इतना बड़ा आयोजन हुआ, 60 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें हिस्सा लिया बड़े भक्तिभाव से और हर रूप से। तो उन्होंने एक जल संस्कृति की बात कही, जल उत्सव की बात कही, और सुनते हैं एक बार प्रधानमंत्री जी को। महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है,
कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री जी ने जल संस्कृति की बात कही, आपने भी वही कहा कि ये केवल जल का भौतिक उपयोग की बात नहीं है और जल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, अध्यात्म का हिस्सा है, जीवन चलाने के लिए तो वो है ही। ये जो जल से जुड़ी संस्कृति है, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो घाट पूजन भी कर रहे हैं। जल को हमने केवल अपने प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, हमारे जितने मांगलिक कार्य हैं, जितने उत्सव हैं, वह सभी जल के निकट हैं। जल को लेकर हम संकल्प करते हैं, पवित्रीकरण का मंत्र करते हैं या बहुत सारी चीज़ें। ऐसी संस्कृति वाला भारत, यहाँ से विचलन आखिर हुआ कैसे? असलियत में अंग्रेजी हुकूमत में ये जब पश्चिम से आए थे और हमारे ऊपर राज करते थे, इनको पानी का वो संस्कार नहीं था जो भारत का संस्कार था। इसलिए इन्होंने पानी को, वो जो उसका सांस्कृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य था, उसको उन्होंने जाना ही नहीं। उन्होंने उसको एक भौतिक व्यापार की वस्तु के तौर पर देखा। तो जब आप एक आध्यात्मिक महाभूत को व्यापारिक महाभूत में बदलने की कोशिश करते हैं, तब ये गिरावट आया करती है। उन्होंने सबसे पहले तो हमारी गंगा जी के साथ जो छेड़छाड़ की, जो हमारी माँ गंगा अविरल थी, निर्मल थी, जिसके जल में 17 तरह के बायोफास जो दुनिया की किसी नदी में नहीं होते, उतनी गुणवत्ता वाले जल को जब इन्होंने बांध दिया तो फिर क्या होता है कि वो जो हिमालय की ऐस है, भभूति है, जिसको सेडिमेंट कहते हैं अंग्रेजी वाले लोग, उसमें जो हिमालय के मानवीय शरीर के गुणों के साथ मदद करने वाले हैं, वो गुण नीचे बैठ जाते हैं पानी बैठने के बाद। और फिर जो पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं और हवा का ऑक्सीडेशन की प्रोसेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उस पानी पर एल्गी आ जाती है। तो धीरे धीरे माँ गंगा का जल इन्होंने जब से बांधा, तब से उसके जल की गुणवत्ता में थोड़ा फर्क आया, उसमें गिरावट आई। तो ये जो जल का सवाल है, ये जल के दर्शन का सवाल है, ये संस्कृति का सवाल है, ये उस जल के आध्यात्मिक गुणों का सवाल है। उस आध्यात्मिक गुणों को ना समझने वाले जब इस देश में राज कर रहे थे, तो उन्होंने इसके जल के व्यापारीकरण के सारे काम खोले और उससे जल के बारे में भारत की दृष्टि बदली। फिर लोगों ने तालाब बनाने भी बंद कर दिए, क्योंकि वो कहने लगे कि ये जो भारत के लोग हैं, ये तो सपेरे हैं, ये तो पानी का वो ठहरा हुआ गंदा पानी पीते हैं। तो हमारे तालाबों के बारे में बड़ा दुष्प्रचार हुआ, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि सूरज की किरणें और हवा की ऑक्सीडेशन से और लाइम, हमारे जितने भी तालाब बने हैं वो ऐसी जगह पर बने हैं जहाँ मिट्टी में लाइम कंटेंट होता है। वो जो उसका नीचे का कंटेंट है, वो उस पानी को पालरा पानी कहते थे और वो पवित्र पानी रहता था, बिगड़ता नहीं था, ऑक्सीडेशन में हमेशा अच्छा बना रहता था। लेकिन इन्होंने उसका दुष्प्रचार किया और फिर हमारा जो समाज है, क्योंकि जैसा राज दबाव बना रहा है, फिर राज के प्रभाव में समाज बह जाता है और फिर समाज की जो वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तालाबों के किनारे की जो हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, हमारी नदियों की जो हमारे मन मानस पे बैठा हुआ गहरा रिश्ता था, उसमें गिरावट आई। और उस गिरावट के कारण एक अच्छी बात है, देखो जैसे अभी हम हमारी गंगा जी हों, यमुना जी हों, उनके जल में बहुत गिरावट आई, पर हमारी आस्था में गिरावट नहीं आई। आस्था हमारी और बढ़ती ही जा रही है। लोग अभी भी गंगा में बिना बुलाए, कोई न्योता नहीं देता कि वहाँ आप आओ, गंगा में कुंभ में स्नान करो। हाँ, करोड़ों लोग पहुँच जाते हैं। तो ये जो आस्था है और जो जल के गुणवत्ता का सवाल है, इन दोनों में दृष्टि का सवाल है। इन दोनों को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से हमारे मन पे उसका सम्मान बढ़ जाता है। जैसे भारत के लोगों के मन में एक बड़े ज्ञान की गहराई थी
कि एक शब्द है भारत में भगवान। ये जो भगवान शब्द है ये तमिल के लोग भी बोलते हैं, गुजरात के लोग भी बोलते हैं। पूरे भारत में भगवान शब्द को सारा भारत जानता है, बोलता भी है, व्यवहार में भी लेता है। लेकिन ये भगवान शब्द जिस काल में बना कैसे? उस वक्त के हमारे ऋषि मनीषियों ने जब इस शब्द का सृजन किया तब उन्होंने भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ये जो हमारे पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों के योग से ये जो ब्रह्मांड है ये चलता है। और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले का नाम भगवान कहा। वो भगवान ही है जो इन पंच महाभूतों के योग से बना है। इसलिए हमारी प्राकृतिक दृष्टि, भारतीय आस्था पर्यावरण के रक्षा में और प्रकृति के प्यार में और प्रकृति के सम्मान में हमेशा सराबोर रही है। इसी कारण भारत जब तक प्रकृति में सराबोर था, प्रकृति के सम्मान में सराबोर था, तब भारत दुनिया का गुरु था। आपने जो आस्था की बात की तो मुझे लगता है इस अवसर पर हमें अवश्य ही उल्लेख करना चाहिए। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो गंगा के प्रति जो आस्था है, हमारी संस्कृति के प्रति जो आस्था है, दोनों ही लोगों ने कुंभ में जाकर स्नान किया। और उनका जो मत है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जल संस्कृति को लेकर, एक बार उन्हें भी हम सुनते हैं। जहाँ तक जल की बात है, हमारी प्राचीन संस्कृति इस ओर संकेत देती है और यह दुनिया का परिदृश्य भी है। Wherever there has been growth of civilizations, it has invariably been on river banks. We have seen it. If we go into our historical perspective, our very rich literature, I can make reflection. ऋग्वेद में जल की व्याख्या करते हुए अत्यंत सार्थक रूप से और पूरी मूल भावना को व्यक्त करते हुए कहा गया है, जल में अमृत है, जल में औषधि है। I think this exemplifies both the essence and significance of जल। हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसीलिए महाकुंभ पर जहाँ ऋषि मुनि तप तपस्या के ज्ञान को समाज जीवन में देते हैं, वहीं हजारों लाखों भक्तों, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की भक्ति का, उनकी आस्था का, और संगम की तट पर जहाँ पर गंगा नदी है, उस गंगा नदी का पवित्र स्थान का भी अपना महत्व है। तो जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक पीठों पर बैठे ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं और उनके तरफ से भी एक संदेश का जाना, यह बड़ी बात है। और कुंभ में इतने लोगों की आस्था पहले भी रही, लेकिन इस बार उसका प्रकटीकरण एक विराट रूप में हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी हों, उपराष्ट्रपति जी हों, राष्ट्रपति जी हों, लोकसभा अध्यक्ष हों, ऐसे सारे गणमान्य लोगों का कुंभ में जाना, स्नान करना, इससे भी एक अच्छा संदेश गया है। निश्चित ही। देखो, जिस राष्ट्र में राष्ट्र के संचालन की जिम्मेदारी जिन नेताओं के हाथ में होती है, जब वो अपने व्यवहार से और अपने सदाचार से उनके साथ जुड़ते हैं, गहराई से जुड़ते हैं, उस आस्था के साथ जुड़ते हैं, तो फिर समाज भी उनको देखकर उसके साथ जुड़ते हैं। इस बार कहते हैं बहुत लोग गंगा में स्नान करने गए। यदि बहुत लोग गंगा में स्नान करने गए तो उसका एक कारण ये भी है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के हमारे अध्यक्ष, ये सब लोग भी सामान्य जन जैसे स्नान करने गए, ये भी गए। तो ये जो गंगा के प्रति एक विश्वास है, जो गंगा की लोगों के मन में आस्था है, उस आस्था का गहरीकरण हुआ, उस आस्था में मजबूती आई। तो ये जो ऐसे अवसर होते हैं वो आस्थाओं को मजबूत करते हैं और आस्थाओं में गहराई लेके आते हैं। तो मैंने कहा ना कि गंगा जी का जल जैसा भी है वैसा है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आस्था में कमी नहीं हुई, आस्था बढ़ गई है। तो हमें, जब आप जल को देखना चाहते हैं तो एक जल को आस्था की दृष्टि से देखें, उसके आध्यात्मिक और उसके सांस्कृतिक
पहलुओं को समझें और दूसरे जल को आप भौतिक उपयोग की वस्तु के तौर पे देख रहे हैं। तो भौतिक उपयोग की दृष्टि से गंगा जल हम जानते हैं, लेकिन हमारी आस्था इतनी प्रबल हो गई है कि फिर आस्था के सामने ये सब चीज़ें थोड़ी छट जाती हैं, थोड़ी दूर हो जाती हैं। तो इस बार जो गंगा जी में बहुत लोग गए, उसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत के राष्ट्र को चलाने वाले नेताओं ने वहाँ जाकर विधिवत स्नान किया और उस स्नान का ये असर हुआ। और अभी अभी उपराष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित भी किया जी। वो भी आपके काम का सम्मान है। जी जी। मेरा एक प्रश्न है और वह सबसे जटिल प्रश्न है कह सकते हैं, दो स्तरों पर उसकी चर्चा होती है। जब हम एक एकेडमिक चर्चा करते हैं तो हम विकास के हर काम को संरक्षित पर्यावरण के प्रति एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को बिजली देना, पानी देना और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की वह धारा प्रभावित होती है। बीच का रास्ता क्या हो, क्योंकि जितने सुर हम सुनते हैं वो दोनों एक एक्सट्रीम पर हैं। बीच का रास्ता आखिर क्या हो जो दोनों ही का समन्वय करके चले? देखो, जिसे हम आज विकास कहते हैं, उस विकास का जो एंट्री पॉइंट है उसमें हमारे ज्ञान का विस्थापन है। हमारा जो ज्ञान था, भारतीय ज्ञानतंत्र जो था, वो उस ज्ञान के अनुरूप नहीं चल रहा है। वो ज्ञान था सनातन विकास। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य न्यूतन निर्माण होना, जिसमें चीज़ें बिगड़ती ना हो, जिसमें चीज़ों का बिगाड़ ना होता हो, ना उसमें विस्थापन होता हो, ना बिगाड़ होता हो, ना विनाश होता हो। उसको कहते हैं हम सनातन विकास। बेसिकली ये जो सनातन विकास है ये हमारे रिजुविनेशन की प्रोसेस है। हम चूंकि रिबर्थ में, रिजुविनेशन में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास, बिल्कुल, तो ये उसमें से जन्मा, उसमें से पैदा हुआ, उसको आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन आज जो विकास जिस विकास को हम इख्तियार कर रहे हैं, उस विकास में हम हमेशा केवल एक चीज़ देख रहे हैं, लाभ। शुभ देखना हमने बंद कर दिया। भारत का जो विकास था, जिसको सनातन विकास कहते हैं, वो शुभ के बिना संभव नहीं था। इसलिए जगह जगह शुभ लाभ लिखा अरे सबके घरों पे शुभ लाभ लिखा होता है, केवल लाभ नहीं, शुभ के साथ लाभ। तो जब से हमने शुभ को पीछे धकेल दिया और लाभ को हम आगे ले आए, तब से इस विकास की परिभाषा बदल गई। आज का जो विकास है उसमें विस्थापन है। किसका विस्थापन है? ज्ञान का। किसका विस्थापन है? सनातनता का। किसका विस्थापन है? हमारी चीज़ों को टिकाए रखने का विस्थापन। विस्थापन के कारण विगाड़ और फाइनली विनाश। जब मुझे आज़ादी मिली, मेरा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त मुश्किल से मुश्किल 1% धरती पर बाढ़ आती थी। थोड़ा सा बिहार का कोसी का हिस्सा डूबता था, थोड़ा बंगाल और थोड़ा सा उड़ीसा। अभी कितनी धरती पे आती है? 30% पे। ओहो। जब मुझे आज़ादी मिली तब 4% ज़मीन पर सुखाड़ होता था। हमारी पहली प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि कुल 232 गांव नो सोर्स विलेज थे। एनसी सक्सेना जी ने ये रिसर्च की थी उस ज़माने में। तो अब कितना है? अभी तो 60% से ज़्यादा ज़मीन पर ये हालत होने लगी है। तो ये इस विकास के, ये जो जिसको हम विकास कह रहे हैं, ये उस विकास में जन्मा विनाश है। लेकिन देखो, यदि हम सचमुच अभी भी ठीक से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी सनातनता को समझना होगा कि भारत सनातन राष्ट्र है। तो उसकी जो सनातनता है, उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम कैसे विकास करें। उस ज्ञान से हम विकास करेंगे तो बिगाड़ नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, ना बाढ़ बढ़ेगी, ना सुखाड़ बढ़ेगी, ना आग लगेगी। आज आग भी ज़्यादा बढ़ रही है, सुखाड़ भी बढ़ रहा है और बाढ़ भी बढ़ रहा है। तो ये इस विकास का जो जन्म है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस सनातन ज्ञान परंपरा, प्राचीन ज्ञान परंपरा की आप बात कर रहे हैं, उस और कुछ प्रयास हुए हैं। जैसे अमृत सरोवर बनाने की बात हो, वाटर बॉडीज़ बनाने की बात हो, लेकिन इसका जो एक दूसरा पक्ष है, सरकार के अलावा जो समाज है, जो बड़ी इकाई है, जो व्यापक स्वरूप है उसका, समाज में लोगों का भाव बदले,
वो इसके प्रति जागरूक हों, एक एक व्यक्ति जल संरक्षण को लेकर, जल के महत्व को लेकर। और मुझे लगता है आपने लगभग 40-50 वर्षों की आपकी यात्रा इतनी तो हो ही गई। मैं समाज के रूप से आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। आपका एक एक गांव में आपका संपर्क हुआ, लोगों के मनोभाव, उनकी प्रतिक्रियाएं, लोग साथ भी आए, कई लोग साथ नहीं भी आए। समाज का मन कितना बदला है? समाज का मन बहुत बिगड़ा है, बदला नहीं। माफ़ करना, देखो भाई, मुझे सीधी बात कहनी आती है, मैं मीठी मीठी बातें नहीं करता। समाज का मन बिगड़ा है और समाज अब देखने लगा है कि जो लोग बिना मेहनत किए जी रहे हैं वो मालामाल हो रहे हैं, और जो लोग ज़मीन पर खेती करने में जुटे हैं, वृक्षारोपण करने में जुटे हैं, पानी का काम करने में जुटे हैं, वो लोग दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो आज की तारीख में यदि मैं कहूँ कि भारत की किसानी, भारत का पानी और भारत की जवानी, इन तीनों के सामने चुनौतियां हैं। यदि हम भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भारत का पानी भारत के गांव-गांव में रुकना चाहिए। भारत की जवानी तभी रुकेगी जब भारत के गांवों में पानी मिलेगा। भारत की जवानी को रोजगार तभी मिलेगा। अरे भाई, चंबल में एक भी आदमी खेती नहीं करता था, पशुपालन नहीं करता था, क्योंकि पानी नहीं था। लाल पत्थर में वो क्या उगाए? मैं अब देख रहा हूँ हजारों किसान, हजारों बागियों ने अपनी बंदूकें छोड़कर, अपनी लूटपाट छोड़कर अब वो खेती करने लगे हैं। और इतनी और अच्छी इसका श्रेय आपको जाता है। चंबल के डाकुओं के हाथ में बंदूक हटाकर कुदाल देना और उन्हें खेती में लगा देना, और बहुत अच्छे रूप में वो दुनिया के सामने आए, एक अद्भुत उदाहरण। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव अभी भी भारत में सही रास्ते पर जा सकता है। हमारा देश सनातन है और सनातन रहेगा, उसमें गिरावट नहीं आएगी। लेकिन यदि हम उसकी उस सनातनता को समझकर आगे लेके जाएंगे तो हम आगे होंगे। जैसा आपने कहा कि कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, तो ठीक है, अच्छी बातें हो रही हैं तो ये अच्छा बदलाव देश में दिखेगा, देश में उसका दर्शन होगा। पर इन अच्छी बातों को और ज़्यादा गहराई से बढ़ाने के लिए एक खास अभियान की, एक खास पहल की ज़रूरत है। जब गांव का पानी, गांव की जवानी और गांव की किसानी अपने गांव में शुरू हो। आज गांव का किसान का बच्चा कोई किसानी नहीं करना चाहता। एक भी बच्चा पढ़ने के बाद किसानी करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जो साधन है वो मिल नहीं रहे हैं। पानी नहीं है गांव में खेती के लिए, तो वो करे कैसे? तो मेरा इतना ही कहना है कि हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में, हर घर में बने गोबर की खाद, हर घर रखे अपना बीज, हर गांव की माटी गांव में, गांव का पानी गांव में, तब होगी गांव की चोटी गांव में। वाह, अच्छी बात है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ भी है कृषि क्षेत्र में। कई जगह अच्छे युवा, पढ़े लिखे युवा, अच्छी डिग्रीधारी युवा भी नए स्टार्टअप के प्रयोग के साथ खेती किसानी, उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा बदला है। और मुझे लगता है कि आपने जैसा जागरूक किया, उसने एक बड़े समाज को जागरूक किया है। सरकारों का जो थोड़ा प्रयास है उसने भी एक परिवर्तन किया है। लेकिन यह कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दो दिनों में, एक दो वर्षों में भी नहीं होने वाली, बराबर, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बिगड़ने में कई सौ वर्ष लगे, तो ठीक होने में भी उतना ही समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जैसे लोगों की प्रेरणा रही और लोगों के बीच ये भाव जागता रहा। सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रभाव है इन सारी चीज़ों में, और हम लोगों के माध्यम से जितना कुछ हो सकता है वो हम लोग आगे ले जाएंगे। तो एक अंतिम टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। एक संदेश विशेष करके युवाओं के लिए, विशेष करके गांव के लोगों के लिए, और जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं उनको दरअसल करना क्या चाहिए उनके लिए भी, और उसके साथ इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। मैं इस देश के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि ये दोष मेरी उम्र के लोगों का है कि जब मैं युवा था, तरुण था, तब मेरे बाप दादा ने मुझे देश की अच्छी नदियाँ दी थी, मैं कहीं से भी उठा के पानी पी सकता था। पर मैं अब अपनी अगली पीढ़ी को
वैसी नदियाँ नहीं दे के जा रहा हूँ। पहले तो ये मैं अपना दोष स्वीकार लेता हूँ। ये बात अलग है कि मैंने अपने 50 साल के सामाजिक जीवन में 23 नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाया राजस्थान में, तो वो अलग बात है। पर मैं जिस काल में जन्मा और जिस कालखंड में मैंने ये सब काम किए, भारत की बाकी नदियाँ तो दूषित प्रदूषित हुई हैं और छोटी नदियाँ सूखी हैं। इसलिए मैं अपनी उम्र के लोगों का दोष मानते हुए युवाओं से इतना कहता हूँ कि देखो भाई, आपको ज़्यादा जीना है, अब आपका जुम्मा ज़्यादा है, हमें थोड़ा जीना है, तो हम तो अपना गुजारा कर लेंगे, 10-20 साल जिएंगे, तुम्हें तो अभी 80-90 साल और जीना है युवाओं को। तो प्रकृति से जितना लेते हो उतना प्रकृति को अपने पसीने से, मेहनत से देना शुरू करो। जिस दिन मेरे देश का युवा अपना पसीने से काम करना शुरू करेगा, उसके अंदर, उसके हृदय और उसके मानस पे विद्या आ जाएगी। अभी वो शिक्षा में डूब गया है और शिक्षा में वो अपने पर्सनल कैरियर में, पर्सनल पैकेज में लगा है। मैं कहता हूँ कि पर्सनल पैकेज में केवल काम नहीं चलेगा। हमारा साझा भविष्य है, हमारा राष्ट्र है, हमारी दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया है। तो इस पूरी दुनिया को जब हम ठीक बनाएंगे तब हमारा भविष्य बेहतर होगा। हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें बादलों से निकली हर बूंद को पकड़ के धरती का पेट पानी से भरना होगा। और जब धरती का पेट पानी से भरेगा तो उस पानी से हमें अपना जीवन चलाने का सुख और आनंद मिलेगा। हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है, वो देना चाहती है, लेकिन प्रकृति से हमें लेने का अनुशासन, लेने की मर्यादा, लेने का संस्कार, उसकी ज़रूरत है। और भारत के युवाओं में वो संस्कार है। इसलिए भारत के युवाओं को अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए, अपनी बेहतर दुनिया बनाने के लिए, अपना बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए इस प्रकृति के साथ प्यार से जीना होगा। जिस दिन प्रकृति से प्यार से जीने लगेंगे, उस दिन हमारी भारतीय आस्था दुनिया को सिखाने के लायक बन जाएगी। राजेंद्र सिंह जी, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस कार्य में लगे हैं भविष्य के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे थे जल पुरुष, वाटरमैन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और 2 दर्जन के आसपास नदियों को पुनर्जीवित करने वाले राजेंद्र सिंह जी से। धरती का पेट भरना पड़ेगा, पानी की बूंदों से धरती का पेट भरेगा तो धरती प्रसन्न होगी। और धरती को हमने माँ कहा, प्रकृति को हमने माँ कहा। हमारी माँ प्रसन्न होगी तभी हम सभी मानव, ये सभ्यता, ये जीव जंतु सभी प्रसन्न हो सकते हैं। और इसी संदेश के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। इस बातचीत को देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए संसद टीवी के साथ।